अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से पहले मैं आपको अपडेट्स देता जाऊं। जो इस वक्त मेरे पास नंबर है, बहुत अलार्मिंग इंक्रीज आई है, क्योंकि जुमेरात को जब हम प्रोग्राम करके गए थे तो उस दिन तकरीबन 24,000 जो कन्फर्म केसेस थे पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 31,000 से ज्यादा तादाद हो चुकी हुई है, लेकिन जो मेरे पास कन्फर्म केसेस जो ऑफिशियल वेबसाइट से इस वक्त उसके मुताबिक 30,941, ऑलमोस्ट 31,000 जो हैं वो कंफर्म्ड केसेस इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में जो नए केसेस जो कंफर्म केसेस आए हैं उनकी तादाद 1476 है, 1476, और अमवात की तादाद 28 हो गई है जी पिछले 24 घंटे के अंदर। और टोटल अमवात जो इस वक्त हुई हैं वो 667 डेथ्स इस वक्त तक कंफर्म हो चुकी हुई हैं। और रिकवर जो है वो 8,212 अफराद जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए थे वो रिकवर कर चुके हुए हैं। और टोटल टेस्ट जो है इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तक की जो तादाद है वो है 2,94,894, और जो पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं उनकी तादाद है 11,367, 11,367। सूबों में जो सूरत हाल है, सिंध में बतदरीज नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 11,480 है। और उसके बाद पंजाब में भी वही सूरत हाल है, 11,568, 11,568। इस्लामाबाद में 679, और जिस दिन थर्सडे को मुझे याद पड़ता है इस्लामाबाद में 400 कुछ थे, 414 या 444 इस तरह कोई नंबर था। बलूचिस्तान में 2017, केपी में 4,669, 4,669, और एजेके में 86, गिलगित बल्तिस्तान में 442, 442। नाज़रीन, जिस दिन से ये पिछले सैटरडे से फैसला किया 9 तारीख से कि पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी लेके आए हैं और बहुत सारे SOPs बताए गए, लेकिन माजरत से हमारी आवाम जो है, क्योंकि यकीनन बहुत अच्छी बात है और उसी पर ही यकीन होना चाहिए और वो है अल्लाह तवक्कल, लेकिन एहतियात जो बताई जा रही है उन पर उस तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। और यही वजह है, खुदा ना खास्ता जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये राय है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो ये नंबर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोगों के ख्वाब होंगे, उम्मीदें होंगी कि वो ईद पे ट्रेवल करेंगे, अपने घरों को जाएंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ने ये नंबर इसी तरह बढ़ता रहा तो उनको भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बाजार जो अभी रौनकें लगी हैं, अगर ये आवाम चाहती है कि ये रौनकें बाजारों में इसी तरह लगी रहें तो फिर एहतियात करना जरूरी होगी, वरना फिर बाजार फिर वीरान पड़ जाएंगे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि नाज़रीन ये जो नंबर है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का, ये बतदरीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये एक सोचने की बात है कि अब एहतियात जो है, अगर आपको हुकूमत ने एक फैसिलिटी दी है, लॉकडाउन जो है उसको नरमी उसमें लेके आए हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि गरीब आदमी जो रोजगार कमाने के लिए निकलता है, अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो वो कहां जाता और वो क्या करता। तो उसके लिए अगर ये खोला है तो कम से कम उसका रोजगार, जो पढ़ी लिखी आवाम है, उससे ये दरखास्त हम करते हैं कि उसका रोजगार कम से कम चलता रहे। और वो इसी तरह चलेगा कि अगर आप लोग एहतियात करेंगे ताकि दोबारा सख्तियां ना आए और ये लॉकडाउन में इसी तरह नरमी रहे, वरना खुदा ना खास्ता मैं फिर एक दफा कहता हूं कि ये नंबर अगर इसी तरह बहुत तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ना सिर्फ मुआशी सूरत हाल पर लेकिन इसके साथ साथ इंसानी जिंदगियों के हवाले से भी खौफनाक सूरत हाल खुदा ना खास्ता पैदा हो सकती है। तो सबसे अहम चीज जो है वो यही है कि यही समझ लें कि जो पहले के शुरू के अवाइल के दिन थे जब कोरोना वायरस आया था, तो लोग जिस तरह डर गए थे, खौफ में गए थे कि एहतियात बहुत ज्यादा शुरू कर दी थी, तो वो एहतियात अभी भी उसी तरह बरकरार रखनी है। अभी तो हमें मालूम भी पड़ चुका हुआ है कि किस तरह एहतियात करनी है, कैसे करनी है, क्या SOPs हैं। तो अगर उनके ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तवक्कल होना यकीनन इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। हमारा ईमान है
कि जो भी आफत आती है वो खुदा की तरफ से आती है और खुदा ही उससे हमारी निजात भी खुदा ही दिलाता है उससे। तो लेकिन अल्लाह तवक्कल के साथ साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है, इस पर ख्याल रखना है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का बहुत तवील अरसे के बाद इजलास हुआ और उसमें दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया, साइंटिफिक है ना, साइंस के मिनिस्टर हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी कि बहुत से अराकीन के क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट आए हुए हैं तो भाई मैं तो माजरत है, मैं तो इजलास में शरीक नहीं हूँगा। और उन्होंने माजरत कर ली। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल कितनी देर तक चलती है। इसके साथ साथ नाज़रीन थोड़ी सी बात करेंगे PML काफ के हवाले से जो रिजर्वेशंस अभी तक चल रही हैं और क्या उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ राब्ता हुआ नहीं हुआ। जो उनकी डिमांड्स थी कि प्राइम मिनिस्टर पूछें बुलाकर चेयरमैन नैब से कि अब इतने पुराने केसेस दोबारा क्यों खोले गए हैं, उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ फिर थोड़ा सा जायज़ा लेंगे सियासी सूरत हाल का और नैब में जो तरामीम प्रपोज की जा रही हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो हैं काजी अहमद अकबर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद स्टूडियो में। मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया काजी अहमद साहब। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, स्काइप पर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल आपका भी। और अवैस कादिर शाह साहब, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले जरा थोड़ा सा काजी अहमद अकबर साहब, ये जो कोरोना के हवाले से सूरत हाल बतदरीज बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि ये अगर सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो मामलात जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल की तरफ जा सकते हैं और हुकूमत को शायद दोबारा अपनी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करना पड़ जाए कि क्या जो लॉकडाउन में नरमी की गई है या बतदरीज बिल्कुल ख़त्म करने की जो डिसीजन है उसको रीविज़िट किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब, आपने बुलाया। देखिए, पहली बात तो ये है कि NCOC के जो इजलास डेली बेसिस पे असद उमर साहब कंडक्ट करते हैं और फिर सूबों के साथ डेली बेसिस पे उनका रब्ता होता है और सूबों के लोग उसमें मेंबर्स होते हैं। वो इजलास का मकसद ही यही होता है कि जो ग्राफ्स चल रहे हैं उनको एनालाइज किया जाता है। ये जो स्पाइक आपने देखी है ये कोई ऐसी अनटूवर्ड स्पाइक नहीं है। गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग कि ये स्पाइक मई के महीने में आएगी। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतअद्दिद बार जिक्र भी किया कि हम मई में एक स्पाइक आते हुए देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारा मुल्क इस लिहाज से बड़ा खुशनसीब रहा कि अभी भी दुनिया में लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट हमारे पास है और हाईएस्ट रिकवरी रेट भी हमारे पास है। 2.1% पे जमीर भाई मोर्टेलिटी है, 26% पे रिकवरी है, विच इज वेरी गुड एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल वर्ल्ड। बट ऑन अ लार्जर स्केल, चूंकि हमने इकोनॉमिक साइड को भी देखना था, जिस तरीके से इकॉनमी श्रिंक हो रही है, टैक्स कलेक्शंस जो है वो 35% नीचे चली गई हैं, दिहाड़ीदार के मसाइल अपनी जगह पे खड़े हुए थे, दुकानदार के मसाइल अपनी जगह पे हैं। आज मैं अभी जब आपके प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो एक बड़ी मजेदार आपको बात बताऊं कि इस टाइम आम जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है सिंध में, उसकी तोड़ाई बिल्कुल तैयार है, लेकिन साउथ पंजाब से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से 1.5 लाख बंदा ट्रेवल करके सिंध जाता है, जो जाके वहां पे आमों की तोड़ाई करता है। जमीर साहब, वो चूंकि इंटर प्रोविंस और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल बंद तो अभी टाइम आना है, वो तो मई के एंड से शुरू होगा। नहीं, अभी तोड़ाई बिल्कुल वहां पे सिंध के जो कुछ ऐसे इजला है जहां पे इस टाइम तोड़ाई बिल्कुल राइप हुई हुई है। अब लेबर वहां नहीं पहुंच पा रही। अब वो अगर आम वहां पे लगा खराब हो गया तो आप देखें वो कितना बड़ा लॉस है हमारी इकोनॉमी को। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जिसका पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार विजन दे रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली के इजलास में कहा कि प्राइम मिनिस्टर पहले कह रहे थे कि मई में केसेस में इजाफा होगा और मई में ही लॉकडाउन खत्म कर दिया। तो मतलब ये बड़ा एक कंट्राडिक्शन नहीं है कि मतलब जब मालूम था कि मई में इजाफा होगा, एक ट्रेंड जो आई डोंट नो, जिस तरह आप कह रहे हैं NCOC में एक बाकायदा स्पाइक देखी जा रही होती है, ग्राफ्स मेंटेन हो रहे होते हैं, तो फिर ख्वाजा आसिफ ने फिर आज पार्लियामेंट में ये क्यों कह दिया कि जब प्राइम मिनिस्टर याद कराया, प्राइम मिनिस्टर मैं यहाँ पे जमीर साहब ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि मई में इजाफा होगा, कोरोना वायरस के अफेक्टेड के मुतासरीन ज्यादा बढ़ेंगे और उसके बाद लॉकडाउन भी खत्म कर। मैं ख्वाजा साहब से यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये मुल्क, ये मईशत इस चीज की मुतम्मिल हो सकती है कि हम इसको 1 महीना और लॉकडाउन की तरफ लेके जाते। आज आप जाए ना एक आम मोहल्ले में जाके गरीब की जरा हालत आप देखें
बावजूद इसके कि एहसास प्रोग्राम चल रहा है, बावजूद इसके कि हमारा जो फिलंथ्रोपिस्ट है वो लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन जमीर साहब गरीब जो है वो अपना पिस रहा है, दिन ब दिन पीछे जा रहा है। आप देखें आज अमेरिका में मैं पढ़ रहा था कि 70 लाख लोगों में मजीद बेरोजगारी आई, 20 से 25 लाख तो पाकिस्तान में जिनके पास डेटा ही नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि हमारे पास आई है। इस हालात में लोगों के टेबल पे खाना पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। ये वो मुल्क है जमीर साहब जहां पे 4800 बंदा हर महीने ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरता है, 4000 बंदा हर महीने HCV से मरता है, 2200 बच्चा मार्च, अप्रैल और मई के इन 3 महीनों में 2200 बच्चा डायरिया से हर साल मरता है। आप उसके हवाले से कोरोना को देखें तो फिगर्स बहुत लो हैं। हमने सर मईशत को भी चलाना है, हमने कोरोना को भी। आपने अपने प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त शुरू में बात की कि अब बेसिकली गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, नाउ पीपल हैव टू शो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एलिमेंट हमारे लोगों में होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी बुरी तरह से मिसिंग है। आज आप देख लें बाजार खुले हैं, लोग जोक दर जोक वहां पे पहुंच गए हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रहे। जिस मुल्क में 5 लाख मस्जिदें हों, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एक सिपाही हर मस्जिद के सामने खड़ा करेगी? आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सही है कि हर एक ने अपना खुद जो है वो इंश्योर करना है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब की पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी आपने सुन ली, क्या कहते हैं? मजबूरियां हैं, यकीनन परेशानियां हैं, माशी सूरत हाल, और माशी सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुतासिर गरीब है, लेकिन जिस तरह ये कोरोना वायरस का नंबर बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या मतलब क्या किया कर सकती है हुकूमत? देखिए, काजी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, और जब इन्होंने ये बोला कि इनको तमाम चीजों का पता था कि ग्राफ किस तरह बढ़ेगा, इनको पता था कि चीजें किस तरह बुरी बात से बदतर होती जाएंगी, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे। और वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं? वो काजी साहब ने भी नहीं लड़ना था, आपने भी नहीं लड़ना था, मैंने भी नहीं। हम तो बैठ के लोगों को समझा सकते हैं, कह सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट लाइनर्स थे डॉक्टर्स, फ्रंट लाइनर्स थे पैरामेडिक्स, और फ्रंट लाइनर्स थे वो लोग जिन्होंने ये लड़ाई लड़नी थी। काजी साहब से बताएं कि आज भी जहां सबसे बड़ा, मैं तो 2 मिनट मुझे आप देंगे, जी जी, जो सबसे बड़ा, जो हमारी, जहां मैं आज बैठा हूं, जहां से 5 मिनिस्टर्स है, शेख रशीद साहब से लेकर पता नहीं कितने बेशुमार, रावलपिंडी में यहाँ 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एक बेनजीर भुट्टो और एक होली फैमिली। यहाँ आज भी 40 से 50% पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की पोजीशंस वेकेंट है, कोई डॉक्टर नहीं लगा हुआ। आपका आज भी एज वी स्पीक राइट नाउ कि ये लड़ाई काजी साहब ने नहीं लड़नी थी, ये काजी साहब अपना पिछले 20 दिन पुराना एक वो आर्टिकल है उसका, द न्यूज का, उसको उठाएं और उसमें पढ़े, उसमें फिगर्स लिखे हुए हैं कि 9507 डॉक्टर्स पंजाब में मिसिंग है, खाली 9507 डॉक्टर्स जो जिनकी पोजीशंस वेकेंट हैं, जो आज देखिए, यहां इससे पहले काजी साहब की जो इन्होंने इकोनॉमी की लड़ाई लड़ ली 2 साल, वो तो हमने भी देख ली, आपने भी देख ली। जो उन्होंने पिछले साल डेंगू की लड़ाई लड़ी, वो आपने भी देखी और हमने भी देखी। अब ये एक नई चीज आई थी, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन है, जो मैं और आप नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इनकॉम्पिटेंस को कहा, और जब सामने लेके आए तो कहा कि हमें मजबूर मत किया जाए कि हम अपना हम नोटिस लेके हम गवर्नमेंट के इकदाम के ऊपर आगे आ जाएं, या हम एक्शंस लें। और किस चीज के ऊपर कहा कि आज जो पॉपुलेशन सेंसस है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक 0.2 मिलियन डॉक्टर्स की शॉर्टफॉल है, 0.8 मिलियन डॉक्टर डेंटिस्ट की, और 1.4 मिलियन जिन्होंने लड़ना है वो पैरामेडिक्स। ये किसने लगाने हैं? देखिए, हमारे टाइम में हमने नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि ये वबा नहीं थी। अगर कोई जगह खाली थी तो ये वबा नहीं थी, इनको किया। हमारे टाइम में डेंगू आया, हमने उसको कलेक्टिवली फाइट किया, और आपने देखा किस तरह उसको खत्म किया। तो जब ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस आते हैं तो आपको गवर्नमेंट को स्पेशल मेजर्स लेने पड़ते हैं। आज अगर NDMA ना हो तो ये तो कोलैप्स कर जाएं, इनके पास और कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ये NDMA का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने सारा कुछ ये संभाला किया और चीजें आज लेके आई। आज भी एज वी स्पीक राइट नाउ, हुकूमत का जो अपना 11 बिलियन का यूटिलाइजेशन फंड था, जो उन्होंने इनके पास पड़ा हुआ है, उस पर नॉट अ पेनी हैज बीन यूज्ड। इन्होंने जो जितने भी पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ये NDMA के थ्रू या बेंजीन इनकम सपोर्ट का पुराना 4 महीने की जगह प्रोग्राम को 1 साल के प्रोग्राम को 1 महीने में करके और उसमें कुछ पैसे वो डाल के वो दे तो रहे हैं, लेकिन जो अपना इनका अपने पैसे थे यूज करने के लिए, वो अभी तक नहीं यूज किए। 11 बिलियन के स्पीक राइट नाउ, 20 तारीख तक 11 बिलियन, 17 तारीख तक 11 बिलियन सारे उसी तरह अकाउंट से पड़े थे। तो इसके इन्होंने एक्शन लेना है जमीर साहब की, काजी साहब की पार्टी ने। और अगर वो इसी तरह चलती रहेगी
तो आप यू हैव नो वे फॉरवर्ड देन लॉकडाउन। आज भी हम मैस टेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहे। अगर मैस टेस्टिंग की हम बात करते हैं कि 10,000 की कैपेसिटी, लेकिन आज भी एज वी स्पीक राइट नाउ तो 5,000 कुछ लोग टेस्ट हो रहे हैं जहां 22 करोड़ की आवाम में, और वो भी उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल, शिफा, चुगताई लैब्स, अली मेडिकल और ये लोकल हॉस्पिटल्स हैं जो कर रहे हैं। तो कहां गवर्नमेंट की प्रोग्रेस है, कहां गवर्नमेंट की आगे कोई इनिशिएशन या इनिशिएट करते हुए कोई चीज नजर आ रही है? देखिए, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा बात करता है तो इनको शायद अपने गिरबान में देखना चाहिए कि यहाँ बहुत जहां इनको काम करने की जरूरत है और अपोजिशन को साथ लेके चले, तभी चीजें आगे बेहतर चल सकती हैं। सही, चलें, बिल्कुल सही है। काजी अहमद अकबर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने और भी कुछ मुख्तलिफ बातें की जो पार्लियामेंट में, उनमें से यह है कि उन्होंने कहा कि जी पिछले 2 महीनों में बहुत ज्यादा केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है, और जब शुरू में बहुत कम केसेस थे, चंद 100 थे, 100-150, तो उस वक्त स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। उसके बाद जब 1600, 1700 या 1500 केसेस आए, 2000 के करीब हुए, तो स्मार्ट लॉकडाउन, और अब जबकि 31,000 हो गया है केसेस, तो फिर लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी, और फिर उन्होंने ये भी कहा है शायद कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर शेयर नहीं कर रही। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक नंबर जो है कोरोना वायरस के हवाले से वो आपको WHO के साथ शेयर करना है, तो क्या हुकूमत नंबर छुपा सकती है? आपको क्या लगता है? और सिंध का क्या इस वक्त सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेरे भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि ये अगर वो सबको बता दें, आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी कौम सुन ले, कि जब कोरोना पाकिस्तान में एंटर हुआ और जब पता चला कि वाकई ये वायरस यहाँ पे हुआ है, कहीं केसेस नजर आए हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त क्या कर रही थी? उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को तैयारी लेनी थी, उस वक्त प्रिपरेशंस लेनी थी, उस वक्त चारों सूबों को साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आना था, एक जगह इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर से पूछना था, एक कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी उस वक्त बनानी थी। अगर उस वक्त इन्होंने कुछ कर लिया होता तो शायद आज हालात इस वक्त इस ऐसे ना होते, कुछ और बेहतर होते। देखिए, बात ये नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है, किसने क्या परफॉर्म किया है और मईशत को क्या करना है। मुझे बिल्कुल एहसास है इस चीज का कि मईशत की बात हो रही है। हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि इतने लाखों करोड़ों लोगों को बिठा के खिला सके, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। दूसरे मुल्कों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया है, ग्रांट में दिए, अपने लोगों में किसी रिलीफ पैकेजेस में दिए। लेकिन पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लोगों की जिंदगी की अहमियत है या उससे ज्यादा अहमियत मईशत की है। पहले हमें जिंदगियां बचानी है अपने मुल्क के लोगों की, तो उसमें हमारा एफर्ट क्या है, उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के अगर 4 एडवाइजर्स कोई एक मशवरा दे देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर बयान कुछ देते हैं, राइटिंग में कुछ देते हैं और करना कुछ चाहते हैं। इन्होंने बात कर दी NCOC की कि वहां पे वो रोज असद उमर साहब बात कर रहे हैं। असद उमर साहब एक दिन तो आके कहते हैं कि लॉकडाउन में मजीद इजाफा किया जाएगा और 4 दिन के बाद उनके बयान कुछ और आ रहे होते हैं। NCOC की मीटिंग का मकसद क्या है कि अगर कोई भी सेक्टर है, कोई भी जगह है, अगर आपको कहीं स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप जा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन के अलावा आप कोई दूसरा इकदाम उठाने जा रहे हैं, तो आप चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑन बोर्ड लें, उनसे पूछें, क्योंकि उनसे अच्छा उनके सूबे के लिए कोई नहीं बता सकता आपको। ना कि हालांकि वो आपके एडवाइजर्स नहीं बता सकते कि जो इस्लामाबाद में बैठे हुए जिनके कहने पे आप बात कर रहे थे। लास्ट मीटिंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में मैं था, मैं वहां बैठा था। वो जो बातें वहां पे हुई, डिस्कशन यहाँ पे हुआ और उन्होंने क्या करने को कहा, दूसरे दिन राइटिंग में कुछ और आया, राइटिंग में आने के बाद उनकी बयानात कुछ और आए। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट खुद ऐसी डायरेक्शंस ले रही है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो ये खुद कह रहे हैं, हमने जब रिजर्वेशन शो की कि हमें रिजर्वेशन हैं, इस वक्त लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी हम ना जाएं, क्योंकि मई का वाकई ये जो महीना है इसमें हमें भी डर है कि जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर जाएगा और हम 3rd फेज में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन नहीं, अगर हम नहीं मानते तो फिर हम पे ये इल्जाम लगता है कि सूबा सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। अगर सूबा सिंध कोई अच्छा आपको एग्जाम ले रही है, कोई अच्छा काम कर रही है जिसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, तो अगर आपने उनके किसी अच्छे काम में साथ दे दिया तो ये सारी अप्रिसिएशन आपके लिए भी होगी और ये लोग दुआएं करेंगे जिनके इस वक्त हालात
मैं देख रहा हूं करीब से, क्योंकि सक्खर क्वारंटीन यहाँ का जो पाकिस्तान का पहला क्वारंटीन बनाया गया और सबसे बड़ा क्वारंटीन सक्खर में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, वहां पे जब वो जायरीन हमारे पास आ रहे थे तो उनके हालात क्या थे, वो किस तरह बेचारे यहाँ पहुंचे और कितने एग्जॉस्ट हुए थे। देखिए, वही बंदा अच्छी तरह बता सकता है जो ग्राउंड पर इन चीजों को देख रहा है। अब इस्लामाबाद में बैठ के और आपने बात कर दी, आपने मशवरे दे दिए, आपने कहना कुछ है करना कुछ है, और देखिए पॉलिटिक्स की नजर कर देते हैं सारी चीज को। अफसोस तो ये हो रहा है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त तक हम उस लेवल से बाहर नहीं आए। सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है। अरे भाई छोड़ दें इन चीजों को, कुछ ग्राउंड पे परफॉर्म भी करके दिखा दें। आपने जो 2 साल में किया, चलेंगे लोग, इस मुल्क के लोग आपको माफ कर देंगे, लेकिन अब कुछ कर लें। अब आपके पास टाइम है। फरवरी में सिंध गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है, मार्च के एंड तक तो आपने कुछ करने को नहीं कहा, आपने कुछ किया नहीं है, आपने कोई कमेटी नहीं बताई। अब मैं ये तो पूछ लूं आपसे, मुझे ये तो बताएं कि आपने एनडीएमए के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो आपने पहली मीटिंग की थी, उसकी तारीख क्या है? अगर ये वो बता दे तो सारा राज आज के आज खुल जाएगा कि फेडरल गवर्नमेंट कितना एक्टिवली काम कर रही थी या अब कितना एक्टिवली काम कर रही है। एक तरफ आप कहते हैं मई में ये केसेस बढ़ेंगे और आप सारे चारों सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। अगर कोई सूबा आपको उस पर एतराज कर रहा है तो फिर आपकी ये बात आ जाती है कि आप हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है। देखिए, किसी एक डायरेक्शन में तो काम करें ताकि कोई रिजल्ट तो अच्छा मिल सके। खुदारा इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग को छोड़ दें, इस वक्त बहुत ये टाइम नहीं है, आगे बहुत सी चीजें जगह टाइम पड़ा है, आप सियासत कर अवैध शाह साहब मुझे एक बात बताएं कि अब 11,480 जो इस वक्त मेरे पास नंबर है कि सिंध में इफेक्टेड कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोगों की तादाद है, लेकिन बात यह है कि ये अभी सिंध का भी तो मसला है, सिंध हुकूमत के लिए भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि गरीब आदमी को रोजगार। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं इस बात पे देखें आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल हमारी मईशत कमजोर है, हमें भी उनका एहसास है। जो डेली वेज है, जो रोज डेली वेज पे कमाते हैं हमारे मजदूर भाई, उनका हमें एहसास है। लेकिन सिंध देखें, मैं ये आपको बताता चलूं कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध टेस्टिंग कैपेसिटी पूरे चारों सूबों से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। हम टेस्ट भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध रोजाना जो ब्रीफिंग दे रहे हैं, आप देखें वो तशवीश का इजहार इसलिए कर रहे हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इतने हमने इम्प्लीमेंटेशन में भी सबसे अच्छा गए, क्योंकि पिछले अगर 3 महीने आप देख लें तो सिंध में जो लॉकडाउन थोड़ा बहुत कामयाब गया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि हमने 100% कामयाबी हासिल की है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमारे पास कामयाबी हुई है वो तीनों सूबों में नहीं थी। फिर भी यहाँ केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। चले मैं अपने भाई की बात को मान लूं कि हमें अपने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये हमारा और आपका फर्ज है, हमें उन्हें बार बार समझाना है, हमें उन्हें ये चीजें देनी है। देखें, बिल्कुल ठीक है कि मईशत हमारी इस पोजीशन पे नहीं है कि हम ट्रिलियंस ऑफ रुपीज खर्चा करके और रिलीफ पैकेजेस देते जाएं, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन सेक्टर बाय सेक्टर खोलना था। इस तरह नहीं करना था कि आपने फौरन सारे सेक्टर्स को इजाजत दे दी गई है, कितने दिन करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये चले। हम लोग तो एसओपी के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक्शंस हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रांग इसलिए भी हैं कि जब पहले फैक्ट्रीज खोली गई और दूसरे दिन वायोलेशन हुई तो हमने फैक्ट्रीज भी सील कर दी। हम तो इम्प्लीमेंटेशन पे भी बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि केसेस में इजाफा होता जा रहा है। हमें इस वक्त सोचना ये है कि हम किस तरीके से इसकी सिंध हुकूमत किन ऑप्शंस पर गौर कर रही है। देखिए, हमने इस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में भी अपने एतराजात रखे कि देखिए हम इस वक्त भी इस चीज के हामिल नहीं है, क्योंकि हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ये वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त लॉकडाउन को नरम नहीं करना चाहिए, कुछ सेक्टर्स को ओपन नहीं करना चाहिए, अभी कुछ और दिन चला लें, क्योंकि ये चेन जब तक हम ब्रेक नहीं कर सकते तो इसमें ज्यादा अगर कुछ हुआ तो अल्लाह माफ करे, सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी इस मुल्क में। सही, किसी के हाथ से निकल जाएगी तो फिर कंट्रोल नहीं आएगा। बिल्कुल मजीद ऑप्शंस पर भी बात करते हैं आगे, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
काजी अहमद अकबर साहब, आपने हमारे दोनों मतलब पीपल्स पार्टी की भी लाइन सुन ली और हमारे रहनुमा यंग बैरिस्टर दानियाल चौधरी, उन्होंने भी बताई कि पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है उस डॉक्टर्स के हवाले से चलें, वो तो अब यकीनन इस पर तो बात होती रहेगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि अगर 6 हफ्ते का स्ट्रिक्ट तकरीबन कर्फ्यू जैसा अगर लॉकडाउन एक दफ़ा लग जाता तो हम इसको जिस तरह वो आयरन कर्टन अगर लग जाता तो ये इस तरह ना फैलता, लेकिन चलें वो अब नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 18वीं तरमीम के हवाले से बातें की। उन्होंने कहा कि जो फॉल्ट लाइंस थी जो कि पाकिस्तान के निज़ाम में मौजूद थी उनको 18वीं तरमीम से बंद किया गया, अब उनको दोबारा खोलने की कोशिश की जा रही है। मतलब सूबाओं का, क्योंकि ये अवैस शाह साहब का तो खासतौर पर बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के हवाले से अब लग ये रहा है कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने बात तो की है लेकिन इतलात ये हैं कि PMLN शायद आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हो चुकी हुई है। ये भी शाह साहब बताएंगे कि इतलात हैं, अब मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है सही ना हो। और उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि अगर सूबाई हुकूमतों में खुद मुख्तारी 1971 में होती तो शायद बांग्लादेश भी हमसे अलहदा ना होता। तो ये भी 18th अमेंडमेंट पे इतना जोर, आप भी पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके स्पोक्समैन हैं, कोई फायदा नहीं हुआ सूबाई खुद मुख्तारी से 18वीं तरमीम के बाद? जो आइन की असल रूह थी अगर वो वापस आ गई है तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि उसको दोबारा अमेंड करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जमीर भाई, पहले तो आई जस्ट टेक अ मिनट कि दानियाल चौधरी साहब ने जो बात की, यूके का जो मेडिकल का निज़ाम है हेल्थ सर्विसेज का, वो दुनिया की टॉप की हेल्थ सर्विसेज में आता है। आज भी आप रिपोर्ट निकाल लें तो यूके में 5000 डॉक्टर्स की कमी है। तो अगर 9 साढ़े 9 हज़ार पाकिस्तान में, और हमें तो हुकूमत में आए हुए 2 साल हुए हैं, जिन्होंने 15-15 और 35-35 साल हुकूमत में गुजार दी, ये सवाल तो उनको अपने आप से करना चाहिए। तो बड़ी मैसिव एडवर्टाइजमेंट की थी आपने। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने एडहॉक बेसिस के ऊपर नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और आपके जो एमओज हैं, ये बड़ी लार्ज स्केल पे हमने अभी उनकी हायरिंग की और ये पिछले 2 महीने में ही हुई है। अगर ये कोरोना वाला इशू ना आता तो अभी ये मजीद प्रोसेस आगे चलना था। सो वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। हमें अंदाजा है कि कमी है डॉक्टर्स की और हमने उसको पूरा करना है और यही गवर्नमेंट का काम होता है। फिर उसके बाद इन्होंने बात की कि हमारा फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पांस कोरोना के हवाले से, WHO, UNO ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स दी कि पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस था अगेंस्ट कोरोना जब दुनिया की उसमें उसको कंपेयर करो। IRIS का जो सर्वे, लेकिन वैसे माजरत से मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध को वो आप लोगों से पहले अप्रिशिएट कर चुके जी, लेकिन अभी देखिए ना, लेटेस्ट जो सर्वे आया उसमें 48% रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन पंजाब गवर्नमेंट का आया है, 32% सिंध का आया है। तो इसका मतलब कि पंजाब गवर्नमेंट ने बेहतर परफॉर्म किया है। ये किसका सर्वे है? IRIS का। जो गैलप का आया है उसमें 82% पाकिस्तानियों ने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिस्पांस है कोरोना के हवाले से उस पे अपना कॉन्फिडेंस शो किया, अप्रिशिएट किया। और ये उससे 1 महीने पहले जब हुआ था तो 20% कम था, यानी कि 20% पिछले 1 महीने में बढ़ा है। जो हमने इनिशियल लॉकडाउन किया, जिस पे मैं अप्रिशिएट करता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि बेसिकली वो लॉकडाउन को ड्राइव उस टाइम पे सिंध गवर्नमेंट ने किया, फॉलो पंजाब ने किया। दैट वाज द राइट टाइम। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैं इसलिए उनकी बात से एग्री नहीं करता कि उस टाइम पे हमने आयरन कर्टन डाला, वरना आज ये फिगर्स 31,000 ना होते, शायद ये 50,000 को एक्सीड कर रहे होते। ये आप उसी इनिशियल लॉकडाउन का ही फायदा गेन कर रहे थे। उस वक्त टेस्टिंग कैपेसिटी भी बिल्कुल कम थी। अब आप देखिए, तो आयरन कर्टन अगर 6 हफ्ते का हो जाता, स्ट्रॉन्ग सख्त किस्म का, तो शायद कम नंबर, तकरीबन 3 हफ्ते तो हम लोग उसमें रहे ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। फिर 3 हफ्ते के बाद जो है वो ओपनिंग अप स्टार्ट हुई। अब ये टेस्टिंग की जहां तक इन्होंने बात की, इस टाइम तक सबसे ज्यादा टेस्टिंग पंजाब गवर्नमेंट ने की है। सिर्फ 4 दिन टेस्टिंग जो थी वो सिंध गवर्नमेंट की हमसे ज्यादा रही, वो अप्रैल के जो आखिरी 4 दिन थे। बाकी जब से कोरोना आया एक भी दिन ऐसा नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट से ज्यादा किसी भी सूबे ने टेस्टिंग की हो। मास टेस्टिंग की आपने बात की, हमारे इस टाइम पे यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर 50 टेस्ट हम लोग रैंडमली कंडक्ट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट, जो बेसिकली TTQ की पॉलिसी है कि आप टेस्ट करें, फिर आप लोगों को ट्रेस करें जो जिनकी उनके साथ किसी ना किसी तरीके से कोई लिंक रहा है, और फिर आप क्वारंटाइन की तरफ उनको लेके जाएं। तो मैं समझता हूं कि हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें कमियां कोताहियां तो हमेशा रहती हैं, सही, ये तो अल्लाह ताला की जात ही सिर्फ पूरा कर सकती है। 18th अमेंडमेंट की तरफ मैं आता हूं। कहीं पे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जमीर भाई ये मौकफ नहीं लेकर आई कि हम 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना चाहते हैं। हमारा मौकफ ये है फ्रॉम द डे वन कि 18th अमेंडमेंट की वजह से फेडरेशन मजबूत हुई है। जब फेडरेशन की इकाइयां मजबूत होती है तो फेडरेशन भी मजबूत होती है। हमारा क्वेश्चन ये है कि उसमें जो लूप होल्स हैं,
देखिए ना, इस आइन में कोई 24-25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इट्स अ लाइव डॉक्यूमेंट, ये कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स अ लाइव डॉक्यूमेंट। इसमें अगर 24 अमेंडमेंट्स हो गई और अगर 18th अमेंडमेंट में कुछ मजीद अमेंडमेंट्स हो जाए तो उसमें क्या हर्ज वाली बात है। जब 17th अमेंडमेंट आई तो उसको नलिफाई करके ही 18th अमेंडमेंट लाई गई थी। अब अगर 18th अमेंडमेंट में कुछ चीजें हैं जिस पे हमारा ये ख्याल है कि पहले तो एनएफसी अवार्ड पे हमें एतराजात हैं कि आप 42% देते हैं वफाक को, उसमें हमें कलेक्शन का कोई 25-2600 अरब मिलता है। 25-2600 अरब में से 2000 अरब तो हमारा निकल गया आपकी डेट सर्विसिंग में, उसके बाद आपकी फौज 1200-1400 अरब ले जाती है। तो जब आपका साल शुरू होता है तो आपकी गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट 600 अरब तो ऑलरेडी डेफिसिट में होती है। फिर हम कहां से कर्जे ना उठाएं, किस तरीके से सिस्टम को चलाएं। तो एक तो दूसरा, जब 18th अमेंडमेंट की जिस्ट क्या थी, एनएफसी जाएगा सूबों में, सूबे आगे करेंगे पीएफसी। आप मुझे बताएं कि क्या पिछले 10 साल में किसी सूबे ने मुतलका जिले को कोई फंड दिए पीएफसी के जरिए, कोई कमीशन बुलाया गया? डेवोल्यूशन नहीं हुई। एग्जैक्टली, हम ये कह रहे हैं कि आप 18th अमेंडमेंट की जो रूह है उसको एक्सरसाइज करें। आप एजुकेशन पे बात करें, आप हेल्थ पे बात करें, आप इंडस्ट्रीज पे बात करें। ये सारे सेक्टर्स जमीर भाई एक्सपोज हुए कोरोना में। और ये जो आप रोज देखते हैं कि वफाक अपना मलबा सिंध पे डालता है और सिंध अपना मलबा वफाक पे डालता है, क्यों? बिकॉज आपकी 18th अमेंडमेंट क्लियर नहीं है। 18th अमेंडमेंट में फ्लॉज हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, फयाजुल हसन चौहान साहब की स्टेटमेंट में कहीं देख रहा था, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब कोरोना के हवाले की वजह से पाकिस्तान वापस आए और उनका ख्याल था कि उनकी जरूरत है। और आज इजलास हुआ तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इजलास में नहीं थे, हालांकि ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पे ही सेशन बुलाया गया था। क्या कहते हैं? और 18th अमेंडमेंट पे जो अभी बातें की काजी अहमद अकबर साहब ने, उसका भी जरा जवाब दें। देखें जी, पहले तो मैं अगर इनको एक चीज बताऊं कि उन्होंने खाली एक चीज ऐड ऑन कर लूं कि बोला कि 5000 बरतानिया में कमी है डॉक्टर्स की। तो मैं ये बरतानिया की बात, जो कमी की बात कर रहे थे, मैं जो कमी की बात कर रहे थे, वो कमी तो हमारी है 0.2 मिलियन डॉक्टर्स की। मैं बात कर रहा हूँ इन नलायकी की कि इनके पास 19,507 सीटें खाली हैं, उस पर खाली इन्होंने रखने हैं, रिक्रूट करने हैं। ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है कि वो लोग भी रिक्रूट नहीं कर सके। के ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया है, चलें अल्लाह करे वो अभी अगर ये ना होता तो कहते हैं ये कंप्लीट हो जाना था। इनकी वो हुई ना, इनकी कमेटियां नहीं निकलती, बस जब इनकी कमेटी निकलेगी तो तब देखेंगे। इसी तरह इन्होंने प्रोसेस इकोनॉमी के ऊपर भी किया और बेटाइमा काम करते हैं। और जो हमने बात की 18वीं तरमीम की आप कर रहे थे, देखिए आज उनके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है। जब भी ये अपनी कोई भी इनकॉम्पिटेंस बचाते हैं या अपने लोगों को टॉपिक्स डिविएट करने होते हैं तो ऐसी चीजों को छेड़ते हैं कि टॉपिक्स डिविएट हो, डिस्कशंस की ओर शिफ्ट हो। और 18वीं तरमीम का टॉपिक छेड़ना भी इसी चीज की एक कड़ी के साथ जोड़ना है। लेकिन फिर आगे वंस अगेन कि पहले जब अब ये 2/3 मेजोरिटी पूरे करेंगे, ये ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे, तमाम बड़ी ऑपोजिशन को। मैं इनकी एक चीज से एग्री करता हूं कि 18th अमेंडमेंट या आपका जो आइन है, इट इज अ लाइव डॉक्यूमेंट। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अगर लाइव डॉक्यूमेंट में कोई चीज सूबाई मुख्तारी को बेहतर करती है, कोई चीज सूबों को और वफाक को स्ट्रॉन्ग करती है, कोई चीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है या पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए है, तो उसको हमेशा आगे लेके चलना चाहिए, उसको डिस्कशन करना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उसके मनफी और उसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स क्या हैं। इसलिए जो जब ये अपनी अमेंडमेंट्स की बात करेंगे या अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेंगे और जब अपनी ग्रीवेंसेस का इजहार करेंगे, देखिए हमने 5 साल हुकूमत चलाई, हमें कोई फंड कलेक्शन में और ग्रीवेंसेस में नहीं कोई, हमें कोई ग्रीवेंसेस नहीं थे। हम 4,000 अरब हम जनरेट भी कर रहे थे, हमने फॉरेन रिजर्व भी हमारे 24 अरब थे, हमने 11 बिलियन वापस भी किए और फिर भी हुकूमतें चल रही थी। तो लेकिन अब इनकी इनकॉम्पिटेंस है या इनकी हुकूमत चलाने का तरीका है कि इनसे नहीं कंट्रोल हो रहा। तो दानियाल, अगर ये इत्तला जो आ रही है कि PMLN ने जो है वो शायद हुकूमत को सिग्नल दे दिया है कि 18th अमेंडमेंट पे जो भी करना चाहे हुकूमत हम उसका साथ देंगे, इज इट सो? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत नहीं है, नॉट एट ऑल। ये मुस्लिम लीग नून ये जमहूरी पार्टी है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, पार्लियामेंट्री मेंबर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उसके बाद सबकी राय लेने के बाद हम अपनी पार्टी अपना मौकफ देगी। एज ऑफ राइट नाउ ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं आया गया, हमारे से कोई बात नहीं की गई और हमें किसी चीज का ऐसी कोई इतलात नहीं दी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस टाइम हमारे लिए बड़ा मसला है कोरोना और उसको फाइट करने का मैकेनिज्म, और इसलिए आज ऑपोजिशन का ये कॉल भी किया गया था। हम इसी को अपना कोशिश करेंगे, अपना टॉपिक पार्लियामेंट में इसी के ऊपर रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और कोशिश करें कि जो बेहतरी की तरफ चीजें जा सकती हैं उनको लेके जाएं। शहबाज शरीफ साहब नहीं आए सेशन में?
बिल्कुल उन्हें आज आना था, उनकी तकरीर भी लिखी हुई थी, लेकिन उनकी सेहत नासाज होने की वजह से सेहत ना इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से वो आज नहीं आ सके। तो लेकिन अभी अगर सेशन चलेगा तो वो आएंगे। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली इफ इट कंटिन्यूज तो यू विल सी शहबाज साहब एट द सेशन। हमारे जो लीडर्स हैं जो शहबाज साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरी पार्टी उधर है जो पार्टी का नैरेटिव और अपोजिशन का नैरेटिव रिप्रेजेंट कर रही है। चलें, काजी अवैस कादिर शाह साहब, आप अभी ब्रेक पे भी मैंने जाना है, लेकिन आपसे ही मैं ब्रेक के बाद आने के बाद भी आप ही से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये बता दें 18वीं तरमीम पे जिस तरह इन्होंने बात की काजी साहब ने, उनका ख्याल था कि गुफ्तगू कर लेनी चाहिए। बहुत से फ्लॉज अभी कोरोना वायरस की वजह से 18th अमेंडमेंट में नजर आए हैं कि अगर उनको एडजस्ट किया जाए बेहतरी लाई। और सबसे बड़ा इशू पैसों का, कि पैसा जो है वो सूबों के पास ज्यादा चला जाता है और वफाक जो है वो उसकी जेब खाली हो जाती है। क्या कहेंगे? लेकिन सबसे पहले तो अफसोस होता है इस सोच पे कि जो अभी ये सोच रहे हैं इन हालात में, जब पूरी दुनिया में एक ऐसा सिनेरियो है कि पूरी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क जो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं वो भी घुटनों के बल गिर गए हैं, वो भी परेशान हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त क्या करें। और इस वक्त हमारे मुल्क में हमारे सो कॉल्ड जो सियासतदान फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जिनको ये पता नहीं कि आइन क्या है या कभी उन्होंने आइन को मुताला किया नहीं, उनको अमेंडमेंट्स का पता है नहीं, और ये आके इस वक्त ये मौजूद छेड़े कि 18 अमेंडमेंट को रोल बैक किया जाए या उसमें अमेंडमेंट्स की जाए या उसमें कुछ चीजें फ्लॉज हैं उनको पूरा किया जाए, तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। 18 अमेंडमेंट क्यों बनाई गई थी उसके बारे में इमरान खान साहब ने जो कंटेनर से चढ़ने से पहले जो उनके बयानात थे, इमरान खान साहब ने जो तकरीरों में कहा है, वो भी सबके सामने पड़े हुए हैं। वो सुन लीजिए, अगर इनको चाहिए तो वो सुन लें और खान साहब को भी ये सुनवा दें कि ये 18 अमेंडमेंट आप अगर सूबों का हक खाएंगे, सूबों का हक हजब करेंगे, तो जाहिर सी बात है सूबों की खुद मुख्तारी खत्म होगी, तो सूबे उस पर एतराज़ात उठाएंगे। जिस तरह मेरे भाई ये मुस्लिम लीग नून को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पार्टीज को बैठना चाहिए था, मिलना चाहिए सबको, अपोजिशन सारी साथ होगी, सारे पॉलिटिशियंस बैठे, अगर आइन में और कानून में कोई भी मसला होता है तो उसके लिए वक्त पड़ा है, हम बात भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट है। 18 अमेंडमेंट पे एक चीज तो मैं क्लियर चलता हूँ, बाकी बातें मैं बाद में करूंगा कि पीपल्स पार्टी 18 अमेंडमेंट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। शाह साहब बिल्कुल, शाह साहब बिल्कुल हमारी तरफ से नहीं होगा। शाह साहब आपने बड़ी अहम बात की है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं की। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं आप ही की तरफ आऊंगा और यहीं से दोबारा गुफ्तगू का जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि शाह साहब ने बता दिया है कि पीपल्स पार्टी किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं करेगी और तमाम सियासी जमातों को लेकर साथ बैठना चाहिए था। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शाह जी, आप जारी रखिएगा अपनी बात को, लेकिन एक चीज का और भी जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है किसी भी तरह इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी, ना होने देगी। अगर पीपल्स पार्टी तो चले अपनी मौकफ पे कायम है, जो इतलात हैं जिसको बैरिस्टर दानियाल ने डिनाई भी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतलात अगर ऐसी आ रही हैं कि PMLN PTI को शायद साथ दे दे, तो वो 2/3 वाला मामला भी अगर हल हो जाता है पार्लियामेंट में, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? देखिए जी, पहले तो ये बात मैंने आपको क्लियर कह दी वक्फे से जाने से पहले कि हम किसी भी सूरत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे 18 अमेंडमेंट पे। सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18 महीने की नाअहली और नाकामयाबी और नाकामयाबियों के बाद और बिल्कुल फेलियर्स के बाद आखिर इन हुक्मरानों को 18वीं तरमीम क्यों याद आ गई? और 18वीं तरमीम इस वक्त जब 50 इनके पास वजीर हैं, पूरे कैबिनेट पूरी 50 की बना ली, टीम बदलते रहे, 16-17 दफा चेंजेस होती रही, लोग निकालते रहे, रखते रहे, करप्शन के दावे कर दिए कि करप्ट लोग पकड़ लिए, करप्ट लोग पकड़ लिए, स्कैंडल्स बनते रहे, स्कैंडल्स बंद होते रहे, खुद उनको टाइम ड्यूरेशन देते रहे। चलें, ये बहुत सी चीजें अगर हम काउंट करवा दें तो ये बहुत सी चीजें आ जाएंगी। और दूसरी एक चीज भी ऐड करता चलो, ये देखिए तीनों सूबे बहुत चुप हैं, खामोश हैं। उनकी बेसिक वजह यह है कि पंजाब तो आप देख रहे हैं कि वो गुप्ता साहब तो बेचारे बिठाए हुए हैं, चलते वो वफाक कर रहा है, उनके तो सारे फेडरल गवर्नमेंट चला रही है, चीफ मिनिस्टर तो नाम नेहाद बिठाए हुए हैं। उनके एफर्ट्स क्या हैं, उनकी बातें क्या है, उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है? कभी किसी इंटरनेशनल इदारे को तो छोड़ दें, कभी लोकल किसी न्यूज़पेपर में उनकी कोई परफॉर्मेंस आई है?
या उन्होंने कुछ नया काम किया है या कुछ सूबे की भलाई के लिए किया। अब ये क्या आइडियाज देंगे, ये क्या बताएंगे कि लॉ क्या होता है, अमेंडमेंट किस तरह करनी चाहिए, उनके हुकूक क्या है, उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। देखें, स्क्रिप्ट इनके पास कहीं और से आता है और चीजें कुछ और इनको डाइवर्ट करनी होती हैं। इस वक्त जो इनकी नाअहली है 18 महीनों और ये यहाँ पे जो इस कोरोना की वबा फैली हुई है, जहाँ पे ये फेस नहीं कर सक रहे हैं, दुनिया को मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं रहे, इस वक्त भी ये सियासत कर रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है और मैं अपने भाई को करेक्ट करता चलूं, देखिए आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की किसी ने तारीफ नहीं की। मेरे भाई अपनी तारीख और अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर लें। सिंध गवर्नमेंट को सारे इंटरनेशनल इदारे जो हैं, WHO, दूसरे इदारों ने भी सिंध गवर्नमेंट की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने वो काम किया है जो शायद उनकी फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए था। 18th अमेंडमेंट के बारे में आप कह रहे हैं, पहली बात तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं। अगर 2/3 मेजॉरिटी वन वे और अदर किसी भी तरीके से मुझे लगता है इनकी नहीं होगी, क्योंकि PMLN और PMLN में जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं वो बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, वो समझते हैं इन चीजों को कि ये इनके मकासद क्या हैं आगे जाके। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये भी कहा है कि 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने ये भी कहा है शाह साहब के हलशुदा मसलों को दोबारा ना छेड़ा जाए। देखें, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। वो समझते हैं कि अगर PMLN इस मसले में आई तो PMLN की सियासत तो क्या, उनका सारा चीजें खत्म हो जाएंगी, उनका वो विजन ही खत्म हो जाएगा जो वो तकरीरों में कहते रहे, इलेक्शन कैंपेन्स में कहते रहे। जो सियासत, जिस अलम के तले वो सियासत कर रहे हैं, वो सारी उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। वो उनको पूरे मुल्क को ये पता चल जाएगा कि कोई भी पार्टी जो इनका साथ देगी, कोई भी वो जमात जो 18 या तरमीम के हवाले से इनका साथ देगी, वो इनकी बी टीम कहलाएगी। और फिर वो अवाम को जवाब दे है, वो अवाम को जवाब जरूर देगी। और मेरे मुल्क के अवाम, मेरे सूबों के, चारों सूबों के अवाम जरूर उस जमात से भी पूछेंगे, जो भी जमात इनके साथ गई, कि आखिर आपने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया। अगर आप भी इनके साथ थे तो आप भी इनके जैसे, और उनको रिजल्ट जरूर उनके सामने एग्जैक्टली बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून की सियासत पर, और फिर उनको जवाबात भी देने पड़ेंगे। काजी अहमद अकबर साहब, जिस तरह उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर की, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने खुद भी सुना था। उन्होंने कहा था 18वीं तरमीम का हमें KP में फायदा पहुंचा है। बाकी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन आपका पॉइंट भी सही है कि जब कोई आफत आती है तो तब पता लगता है कि जो डिसीजंस लिए गए थे कि उनका रिएक्शन कैसा है। अब आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा। शेख रशीद साहब कहते हैं क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की परवेज इलाही साहब ने, इसलिए वो नाराज हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और हुकूमत का तो कोई काम नहीं है ना नैब में किसी नैब को इशारा करना कि इसके ऊपर केसेस चला दो या ये कर दो। तो अलाइड पार्टी PMLQ ये क्यों जोर लगा रही है कि आप PTI की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर नैब से पूछें कि वो ये क्यों कर रहे हैं? देखें, ये मैं समझता हूँ कि काफ लीग हमारे इत्तेहादी हैं और इस हद तक हम भी उनके साथ मुत्तफिक हैं कि एक वो इंक्वायरीज जो 20 साल पहले ओपन हुई और 8 से 3-4 साल पहले वो नैब ने खुद रिकमेंड कर दी कि जी इनमें कुछ हासिल वसूल नहीं है, इनको बंद कर दिया जाए, तो उनको दोबारा खोलने की कोई तुक नहीं बनती। इस हवाले से हम तो काफ लीग के साथ हक की बात पे मुकम्मल तौर पे स्टैंड कर रहे हैं। चौधरी साहब का मौकफ ये था कि वो नैब के चेयरमैन से ये बात करें कि जनाब आपने ये किस तरीके से इंक्वायरीज ओपन कर ली और अगर आपने की तो किसके कहने पे की। तो ये देखें, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है कि नैब एक खुद मुख्तियार इदारा है। उसमें जिस तरीके से ऑपोजिशन के लोगों को गिले हैं, उसी तरीके से हमें भी उनसे बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, जिसकी वजह से हमने नैब ऑर्डिनेंस की बात की कि जी इसमें कुछ ऐसी चेंजेस लाई जाए जिसमें हमारे बिजनेसमैन को, हमारे ब्यूरोक्रेट को, हमारे अपने लोगों को मजीद जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं उससे तो सुना है कि बिल्कुल उसके दांत ही बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मजीद अमेंडमेंट्स अब गवर्नमेंट ने नहीं लेकर आनी, अब वो चली गई है कमेटी में। उसमें नून लीग ने इस टाइम पीपल्स पार्टी का रिस्पांस बेहतर है, लेकिन नून लीग तो उसके ऊपर रिस्पांस दे ही नहीं रही। अब हम उनका बेसिकली जो फीडबैक है उसका वेट कर रहे हैं कि आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, चाह के फिर उसको कंसोलिडेट करके उसको असेंबली में लाया जाए। सो चौधरी साहब का इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को सवाल करना मैं समझता हूं कि वो कितना अप्रोप्रिएट नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो नैब के चेयरमैन को बुला के पूछे। हाँ, इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी बरादरान के साथ मुकम्मल तौर पे खड़ी हुई है कि जो केसेस 20 साल पहले शुरू हुए, 3 साल पहले उनको खुद नैब ने कहा कि खत्म कर दिया जाए, उन पे मजीद
दोबारा इंक्वायरी करना और उनको रीओपन तो करना। ये जो शेख रशीद साहब ने कहा है कि कि क्योंकि परवेज इलाही साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब उन धरने के सिलसिले में खत्म करने में, तो वो क्या वो तो मैं समझता हूँ बड़ी पॉजिटिव मुलाकात थी कि उनकी मुलाकात के बाद तो फजल रहमान साहब ने जो है वो वापसी का रास्ता इख्तियार किया। जो एक डेडलॉक पैदा हुआ था उसको खत्म करने में चौधरी बरादरान ने नहीं, तो कोई ऐसी गारंटीज तो नहीं दे दी थी चौधरी बरादरान ने जिस पर जो लेकिन अगर जाती को अब पता चला और उसकी वजह से वो नाराज जाती तौर पे अगर चौधरी बरादरान ने कोई गारंटीज दी हैं तो उसके जिम्मेदार तो वो हैं। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्बिट लेकर गए हुए थे कि आपने जाके मौलाना साहब को ये कहना है, तो वो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो फिर मौलाना साहब ने क्यों कहा कि परवेज इलाही साहब ने मुझे ये गारंटी दी थी, बताया था कि बहुत जल्द हुकूमत खत्म हो जाएगी? वो अगर चौधरी साहब ने दी थी तो मेरे ख्याल से उसका मौका फिर उनके तर्जुमान बेहतर दे सकते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब क्या कहते हैं कि ये जो है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब से एक दफा पूछा नैब के अदालत के बाहर कि क्या नैब के कवानीन में तब्दीली आनी चाहिए, तो उस वक्त उनका मौकफ था कि नहीं, अभी नहीं, अब हम मजा चख रहे हैं तो आने वालों को भी मजा चखना चाहिए। पीटीआई की हुकूमत तो उसके दांत ही निकालने के चक्कर में है, बिल्कुल टुटले से इदारा बनाने के चक्कर में है। पीएमएलएन साथ दे रही है और अभी ये मामला शुरू हो चुका है। जी, अगर देखिए बात सुने, जहां तक चखने की बात है तो बिल्कुल ये जिस तरह पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो नैब की खुद मुख्तारी है वो उसी तरह खुद मुख्तारी है। जिस तरह इन्होंने 2 साल इकॉनमी को चलाया, जिस तरह पिछले साल उन्होंने डेंगू को फाइट किया और जिस तरह मैशत को बेहतर किया। जहां तक बात है नैब के ऑर्डिनेंस की, देखिए नैब के ऑर्डिनेंस पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स है जिनको तरमीम करने की जरूरत है। पीएमएलएन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू डे 1 से दिया और पीएमएलएन अभी भी दे रही है। यहाँ जो हमारा बड़ा क्लियर है, यहाँ बियॉन्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी से लेकर जो नैब का रिमांड है 90 दिन का, इसको हटना चाहिए। हमने और पॉइंट्स दिए, शायद हगान अब्बासी और पार्टी के और जो लीडर्स हैं उन्होंने अपना पूरा हमने अपना मेरा ख्याल में आपका सिग्नल हो गया। काजी अहमद अकबर साहब, क्विक कमेंट, बहुत शॉर्ट कमेंट, नैब में कवानीन में तब्दीली के हवाले से जो अब मामला बहुत तेजी से चलना शुरू हो गए हैं। काजी साहब, शाह साहब, ओ सॉरी, अवैस शाह साहब। जी सर क्विक कमेंट सर। जी, मैं नैब पे क्या कमेंट दूं, हम तो खुद भुगत रहे हैं। अब इनको क्यों याद आया है कि नैब के कवानीन में तरमीम करनी चाहिए? देखिए, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब का केस आपके सामने पड़ा है। इससे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है कि जिसपे इल्जाम लगाया गया 550 अरब रुपए का, और इस वक्त जो केस आके वो 1 अरब रुपए का भी वो नहीं बना सके। रीजंस ऑफ अरेस्ट से लेके इस वक्त तक पूरी इन्वेस्टिगेशन को अगर 8 महीने गुजर चुके हैं, वो नैब की हिरासत में है। लेकिन अगर कोई इस केस को ओवरव्यू करे तो पूरा प्रोग्राम कम पड़ जाएगा और मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि नैब को किस मकसद के लिए यूज किया जा रहा है, या नैब कौन सा टूल बन के गवर्नमेंट तो का आप काम कर रहा है कि नैब अभी भी इस्तेमाल हो रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए? बिल्कुल इस्तेमाल हो रही है। और अब इनको इसलिए ख्याल आया है, मैं मियां नवाज शरीफ की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, अब इसलिए इनको ख्याल आया है कि बहुत से स्कैंडल हैं जिनमें हाथ जो है वो बहुत सौ के गरेबान तक जा रहे हैं, जो वो फेडरल गवर्नमेंट के बहुत से आला अमलदारों तक पहुंच रहे हैं। फेडरल मिनिस्टर्स भी शायद उसमें जकड़े जाएं और वो भी जकड़े जाएं जिन्होंने ये हुकूमतें बनाई हैं। तो इस वक्त इनको याद आ रहा है कि नैब में भी तरमीम की जाए, नैब के कानून को भी जरा उसके दान भी खत्म किए जाएं, उसके पंजों को भी दबोचना चाहिए, हाथ भी बांधने चाहिए। अब इन्हें ये ख्याल आ रहा है, क्यों? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं ये इस गवर्नमेंट इस वक्त पुश कर रही है कि अपनी कुछ पुरानी चीजों को जो ये नहीं कर सके या इनसे जो ब्लंडर्स हुए हैं उनको छुपाने के लिए चलें, आने वाले दिनों में मालूम पड़ जाएगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी, अवैस कादिर शाह साहब, काजी अहमद अकबर साहब। नाज़रीन, जहां पे हम सुनते आए आईपीपीज की रिपोर्ट भी आई और उसके बाद उससे पहले जो है वो 24-25 अरब रुपए की सब्सिडी चीनी के हवाले से भी आई, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 2 साल में सिर्फ इतनी एग्जेम्पशंस एंजॉय की, जो तकरीबन 32 अरब रुपए की एग्जेम्पशंस थी ओगरा के मतलब सेक्टर में, एलपीजी में। इस पर हम इंशाल्लाह आपके साथ एक एक्सक्लूसिव जो है वो रिपोर्ट भी शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।